हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम बायोमॉलिक्यूल का लास्ट लेक्चर जो है स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अंदर हम 3 बायोमॉलिक्यूल स्टडी करेंगे, जिसमें से एक है विटामिन, दूसरा होगा न्यूक्लिक एसिड और तीसरा होगा एंजाइम्स, नॉट एंजाइम, हार्मोन्स। तो चलिए पहला हम यहाँ पर जो टॉपिक स्टडी करते हैं विटामिन्स। तो ध्यान से सुनिए कि हमको ये बात जो है मालूम है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में जो है रिक्वायर्ड होते हैं, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं और ये रिक्वायरमेंट हमको हमारी अपनी डेली डाइट से जो है मिलता है, ठीक है। लेकिन उनकी जो है डेफिशिएंसी, हालांकि ध्यान से सुनिए कि ये कंपाउंड जो है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी या स्मॉल अमाउंट में जो है रिक्वायर्ड होता है और ये हमको रिक्वायरमेंट हमारी अपनी डेली डाइट से जो है पूरा होता है। लेकिन इनकी अगर जो है डेफिशिएंसी हमारी बॉडी के अंदर आती है तो इट कॉजेस सो मेनी डिसीजेस। तो ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज विटामिन्स। तो ये विटामिन्स हमारे लिए जो है बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी और इसेंशियल कंपाउंड्स हैं। भले ही बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है। अगर हमारी बॉडी में इन विटामिन्स की या इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिशिएंसी होती है तो उसकी वजह से बहुत सारी जो डिसीज़ेस हमको जो होती है, बहुत सारी बीमारियां होती है। तो इसको जो है ध्यान रखना है कि ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स हैं। अब ये बात है ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि हमारी अपनी बॉडी इन विटामिन्स को सिंथेसाइज नहीं करती है, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं ये सारे के सारे विटामिन्स को जो है सिंथेसाइज करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है हमारी जो बॉडी होती है, जो प्लांट मटेरियल्स जो खाने पीने में हम जो यूज़ करते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स वगैरह है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है और अदर जो है प्लांट मटेरियल्स होते हैं, तो वहाँ से ये सारे के सारे विटामिन्स हमारी अपनी डेली डाइट में हमको जो है मिलते हैं। तो अलग से कुछ आपको जो है कोई ऐसा विटामिन्स का सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप जो है अपने तौर पर जो है कोई बैलेंस्ड डाइट जिसको हम कहते हैं, हमारी जो है डेली लाइफ में हम जो है बैलेंस्ड डाइट अगर यूज़ करते हैं, रोज़ाना का जो हमारा खाने पीने का जो शेड्यूल है उसको जो है आप जो है प्रॉपर जो है बैलेंस कीजिए। जो चीज़ें जो है प्रॉपरली आपको जो है एनर्जी प्रोवाइड करती है, प्रॉपर प्रोटीन्स देते हैं, उसके अंदर जो रिक्वायर्ड विटामिन्स हैं वो रिच क्वांटिटी में जो है प्रेजेंट होंगे, रिच अमाउंट में जो है प्रेजेंट होंगे। तो वो बैलेंस डाइट अगर आप यूज़ करते हो तो फिर कहीं से भी बाहर से आपको किसी भी तरह का कोई विटामिन का सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई विटामिन कि जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है डेफिशिएंसी होती है, तो उसकी वजह से बहुत सारी जो है बीमारियां हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो है ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी जो है ऐसा कोई विटामिन बनाती नहीं है, लेकिन प्लांट बॉडी के अंदर जो है सारे के सारे विटामिन जो है ये बनते हैं, सिंथेसाइज होते हैं और उसी प्लांट मटेरियल से हमको ये जो है विटामिन जो है मिलते हैं। अब यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि जो विटामिन्स होते हैं इसको डिफ़ाइन करना जो है ये एक डिफ़िकल्ट टास्क है। इसकी वजह क्या है कि इसके अंदर जो है ये केमिकल क्लासेस जो है डिफरेंट होती है, इसलिए इसको जो है एक प्रॉपर जनरलाइज करने जो है डिफ़िकल्ट है। फिर भी देखिए कि इसकी एक प्रॉपर जो है डिफिनेशन है कि दे आर जनरली रिगार्डेड एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्ड इन द डाइट इन स्मॉल अमाउंट्स to perform the specific biological functions for normal maintenance of optimum growth and health of the organism। तो ये हमारी ग्रोथ और हेल्थ से रिलेटेड ये सब्सटेंसेस होते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि इन विटामिन्स की, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की या इन बायोमॉलिक्यूल्स की अगर डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में अगर रिपोर्ट होती है तो उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हमको हो सकती है। कौन कौन सी बीमारियां होंगी आगे हम उसको जो है अभी स्टडी करने वाले हैं। अब ये जो विटामिन्स होते हैं इनका जो नाम होता है उसको जो है जनरली अल्फ़ाबेट से जो है डेसिग्नेट करते हैं, दैट इज़ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी एट्सेट्रा। इस तरह से हम इसको जो है डेसिग्नेट करेंगे। और इसके अलावा कुछ ऐसे विटामिन्स के ग्रुप होते हैं जिसको हम जो है फर्दर जो है सब ग्रुप के अंदर जो है क्लासीफाई करेंगे, जैसे विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12 एट्सेट्रा। तो ये बात जो है ख़ास तौर से आपको जो है ध्यान देना है कि ABCD जो है किसी नेम का या किसी वर्ड का एब्रीवेशन नहीं है, किसी नेम या वर्ड का जो है ये शॉर्ट फॉर्म नहीं है, बस जस्ट उसको जो है लेबल किया है विटामिन ABCD लाइकवाइज। और इसी तरह से जो है विटामिन बी के जो है ग्रुप को सब ग्रुप में जो है डिवाइड किया है, विटामिन B1, B2, B3, B6, B12 एट्सेट्रा।
तो ये जो है बात ध्यान रखना है। अब एक ख़ास बात जो है ध्यान रखना है कि जिस तरह से विटामिन की डेफिशिएंसी बहुत सारी डिसीज़ेस हमारी बॉडी के अंदर जो है एक्सर्ट करती है, इसी तरह से विटामिन का जो एक्सेस होता है ये भी हमारी बॉडी के लिए जो है हार्मफुल है। और एक बात जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको मैं बता दूं कि अगर आपको कोई ऐसा सिम्टम आपको मिलता है अपनी बॉडी के अंदर कि आपको लगता है कि ये किसी विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से आ रहा है, तो आपको अपने तौर पर जो है नीम हकीम नहीं बनना है, आपको अपने तौर पर डॉक्टर नहीं बनना है, बल्कि आप अपने फैमिली डॉक्टर से, अपने फैमिली फिजिशियन से जो है आपको कंसर्न करना है। वो आपको जो है प्रिस्क्राइब करेंगे कि आपकी बॉडी कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी को फील कर रही है, कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी नोटिस हो रही है, उसके हिसाब से आपको जो है वो प्रॉपर विटामिन की पिल्स देंगे और वो भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपको जो है यूज़ करना है। अपने तौर पर कहीं से भी कोई सा भी जो है आप विटामिन पिल्स यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि एक्सेस ऑफ विटामिन भी हमारे लिए बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि विटामिन जो है इसको जो है पहले विटामिन्स कहा जाता था। दिस इज़ previously called as vitamin and it is coined from two words, vital plus amine। दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है जिसको हम विटामिन कहते हैं। वजह यह है कि स्टार्ट में जो बहुत सारे विटामिन्स जो आइडेंटिफाई हुए थे उनके जब स्ट्रक्चर को स्टडी किया तो ऑल द विटामिन्स हैव द अमाइनो ग्रुप इन देयर स्ट्रक्चर्स। तो इस वजह से इसको जो है विटामिन कहा गया। और ये जो है मॉलिक्यूल जिसके अंदर अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, दे आर वेरी वाइटल। वाइटल मीन्स बहुत ज़्यादा एक्टिव। इनकी एक्टिविटी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है और हमारे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का जो है हेल्थ जो है इसके ऊपर से जो है डिसाइड होती है। तो ये बात जो है ध्यान रखना है कि इनको जो है वाइटल अमाइंस कहा गया। लेकिन बाद में जो है बहुत सारे जो है विटामिन्स जो डिस्कवर हुए या विटामिन्स को जो आइडेंटिफाई किया तो उसके अंदर कहीं भी अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट नहीं था। इसलिए दोनों तरह के जो है मॉलिक्यूल्स को, दोनों तरह के बायो मॉलिक्यूल को जो है सेम बनाने के लिए इस विटामिन के एंडिंग वर्ड ई को यहाँ से हटा दिया गया और इस तरह से अब सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो है और हमारी हेल्थ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो वेरी स्मॉल क्वांटिटी के अंदर जो रिक्वायर्ड होते हैं, उनको अब जो है कॉमनली विटामिन कहा गया। तो विटामिन से अब ये जो है कन्वर्ट हो गया विटामिन के अंदर। अब चाहे इसमें अमाइनो ग्रुप हो या ना हो, अगर ये जो है इस तरह के जो है बॉडी फंक्शंस में पार्ट लेते हैं जो हमारी हेल्थ और हमारी जो है डिसीज़ेज से जो रिलेटेड होते हैं, तो उन सब्सटेंसेस को, उन बायोमोलिक्यूल्स को हम जो जनरली विटामिन कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर जो है ध्यान रखना है कि हमारे पास में दो क्लासिफिकेशन है विटामिन्स की, जिसमें आप जो है इसकी सॉल्युबिलिटी की बेसिस पर जो है आप इसको डिसाइड कर सकते हो। तो लेट अस सी द क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। तो दिस क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स इज जज्ड और डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, एंड फैट और ऑयल। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर देखिए, पहली टाइप हमको मिलती है फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो फैट सॉल्युबल विटामिन सिंपली आपको इस लाइन के अंदर ही डेफिनेशन मिल जाती है कि दीज आर द ग्रुप ऑफ विटामिन्स विच आर सॉल्युबल इन फैट और ऑयल। ये ऐसे ग्रुप ऑफ विटामिन्स है जो फैट या ऑयल के अंदर जो है सॉल्युबल होते हैं, और ये विटामिन जो है विटामिन ए, डी और के होंगे। These are vitamin A, D, E and K. These vitamins are included into the class of fat soluble vitamins। तो ये फैट या ऑयल के अंदर जो सॉल्युबल होते हैं, and they are stored in liver and adipose tissues। ये जो है लिवर और एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर जो है ये क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। एडिपोज टिश्यूज़ किसको कहते हैं? दीज आर दी फैट स्टोरिंग टिश्यूज़। इसको हम जो है फैट स्टोरिंग टिश्यूज़ जो है कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आप ध्यान रखिए कि ये विटामिन जो है इन जगहों पर जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है स्टोर होते हैं। ठीक। सो दिस इज़ अबाउट द फैट सॉल्युबल विटामिन्स। चलिए आते हैं दूसरा,
वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, इसके अंदर आपको विटामिन बी एंड सी मिलेंगे। ये विटामिन बी और सी जो है जनरली ये वो ग्रुप ऑफ विटामिन्स हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं और ये हमारी बॉडी के अंदर जो है रेगुलरली डाइट से जो है ये सप्लाई होते हैं बिकॉज दे आर रेडिली एक्सक्रीटेड इन यूरिन एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड। ये ऐसे विटामिन्स होते हैं जो हमारी डेली डाइट के ज़रिए से जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है सप्लाई होते हैं और ये हमारी बॉडी के अंदर जो है स्टोर नहीं है होते हैं। सिर्फ एक विटामिन है विटामिन B12 जो हमारी बॉडी के अंदर जो है स्टोर होता है। ठीक, तो ध्यान रखिए कि ये वाले जो विटामिन्स हैं ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होते हैं और ये जो विटामिन्स होते हैं जिसको हम वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कहेंगे ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते एक्सेप्ट विटामिन B12। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि जो विटामिन्स हैं इनके सोर्सेज क्या हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी डेली डाइट के अंदर जो है आपको ये सारे जो है विटामिन्स मिलेंगे, तो इनके जो है सोर्सेज कौन कौन से हैं और जाहिर सी बात है कि जब इनकी डेफिशिएंसी होगी तो जो डिसीज़ कॉज होती है इसकी वजह से वो डिसीज़ेज जो है कौन कौन सी है। तो आप अपनी बुक के अंदर देखिए टेबल नंबर 14.3, टेबल नंबर 14.3 जो है आपकी बुक में दिया हुआ है। इसके अंदर जो है 3 कॉलम्स है जिसमें पहला कॉलम जो है विटामिन्स है, दूसरा कॉलम जो है उसके जो सोर्सेस हैं और तीसरा कॉलम जो है डिफिशियंसी डिसीज़ है। तो चलिए सबसे पहला विटामिन हम देखेंगे विटामिन ए। विटामिन ए जो है ये आपको कहाँ से मिलेगा, आपकी जो डाइट है उसमें कहाँ पर होगा, तो फिश लिवर ऑयल, कैरोट्स, बटर एंड मिल्क, ये इम्पॉर्टेंट सोर्सेस है ना। फिश लिवर ऑयल या फिर कैरोट्स जिसको हम जो है गाजर कहेंगे, बटर और मिल्क से जो है ये आपको विटामिन ए मिलेगा और इसकी जो है डेफिशिएंसी डिसीज़ जो है दैट इज़ ज़ीरोथैलेमिया। इसकी जो डेफिशिएंसी डिसीज़ है इट इज़ ज़ीरोथैलेमिया। ज़ीरोथैलेमिया में क्या होता है, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई, दैट इज़ हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आइज़। हमारी आँखों का जो कॉर्निया होता है उसकी जो हार्डनिंग होती है इस विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से। और दूसरी एक जो है इसकी डेफिशिएंसी डिसीज़ है नाइट ब्लाइंडनेस। इस विटामिन के डेफिशिएंसी की वजह से बहुत सारे लोग उनको रात के वक्त में जो है साफ दिखाई नहीं देता है, उनको रात के वक्त में साफ नज़र नहीं आता है, तो ऐसे पर्सन को हम नाइट ब्लाइंडनेस वाली डिसीज़ जो है उसका नाम देंगे, है ना। इसको रात का अंधापन जो है कहते हैं। तो अगर कोई पर्सन जो है इनमें से कोई डिसीज़ से अगर उसको जो है होती है तो उसके लिए एडवाइस है कि वो विटामिन ए के सोर्सेस वाले जो है फूड मटेरियल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करे, जैसे कैरोट्स है, मिल्क और बटर वगैरह जो है वो अपनी डाइट के अंदर शामिल कर ले, तो विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी है वो कम हो सकती है और ये बीमारियों से जो है वो बच सकता है। ठीक, तो ये हो गया पहला विटामिन। चलिए दूसरा आते हैं विटामिन B1 जिसका नाम है थायमिन या थायमाइन कहिए इसको। विटामिन B1 जिसका दूसरा नाम है थायमाइन। विटामिन B1 के जो सोर्सेस हैं इसके अंदर जो है ईस्ट है, मिल्क है, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स, इतने सारे जो है ये फूड मटेरियल्स हैं जो विटामिन B1 के जो है सोर्सेस हैं। रिच सोर्सेस ऑफ विटामिन B1 दैट इज़ ईस्ट, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स। ठीक है, तो इसकी जो डेफिशिएंसी है उसकी वजह से क्या होगा, बेरी बेरी होगी। एक डेफिशिएंसी मोस्ट कॉमन है दैट इज़ कॉल्ड एज बेरी बेरी। इसका मीनिंग क्या है, लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट मीन्स इनको भूख नहीं लगती है, इनको जो है भूख जल्दी नहीं लगती है या भूख की कमी ये जो है यहाँ पर जो है इसकी वजह से होता है। तो ऐसे पर्सन जिनको भूख नहीं लगती है या उनको खाने की तरफ जो है ज़्यादा चाहत नहीं होते हैं, तो इसका मीनिंग ये होता है कि उनको जो है बेरी बेरी है। तो ऐसे पर्सनस को क्या करना चाहिए कि विटामिन B1 वाले जो फूड मटेरियल्स है उसका जो है कंजम्पशन ज़्यादा से ज़्यादा करें और साथ ही साथ जो है इनके अंदर रिटार्डेड ग्रोथ होती है। बॉडी के ऑर्गन की ग्रोथ जो है रिटार्ड होती है,
मीन्स स्लो हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसको जो है हम यहाँ पर जो है क्या कहेंगे कि दिस इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। तो ऐसे पर्सनस को ये विटामिन्स के जो है पिल्स होती है वो लेना चाहिए, या फिर ऐसे फूड मटेरियल कंज्यूम करें जिसके अंदर विटामिन B1 जो है ये प्रेजेंट है। दीज आर दी रिच सोर्स ऑफ विटामिन B1। तो आपको यहाँ पर जो दिया हुआ है कि इसके सोर्सेज क्या हैं। ठीक है, चलिए थर्ड देखते हैं, विटामिन B2 दैट इज़ कॉल्ड एज राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 और इसका दूसरा नाम है राइबोफ्लेविन। चलिए विटामिन B2 के जो सोर्सेस हैं वो हम आपको बताते हैं कि मिल्क, एग वाइट, लिवर एंड किडनी, ये जो है इतने सारे जो फूड मटेरियल्स हैं, दीज आर द रिच सोर्स ऑफ विटामिन B2 दैट इज़ राइबोफ्लेविन। फिर से मैं आपको कह रहा हूँ कि मिल्क, एग वाइट, लिवर एंड किडनी, तो ये जो है फूड मटेरियल्स होते हैं जो विटामिन B2 के सोर्सेस हैं। अब इसकी डेफिशिएंसी डिसीज़ देखिए क्या है, इट इज़ सेलोसिस। यहाँ पर जो है सेलोसिस जो है ये एक डिसीज़ है, सेलोसिस। इसमें क्या होता है, फिशरिंग एट द कॉर्नर्स ऑफ माउथ एंड लिप्स, फिशरिंग एट कॉर्नर्स ऑफ माउथ एंड लिप्स। हमारे मुंह और होठों के जो कॉर्नर्स पर है, फिशरिंग मतलब टूट फूट होना है ना, वहाँ की स्किन जो है फट जाती है, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो है ये जो डिसीज़ होती है उसको सेलोसिस कहेंगे, एंड दैट इज़ कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2 जिसको हम राइबोफ्लेविन कहेंगे। और इसी तरह से यहाँ पर जो है डाइजेस्टिव डिसऑर्डरनेस आती है और साथ ही साथ बर्निंग सेंसेशन ऑफ द स्किन। तो इसके साथ भी एक तो ये इसकी जो है सिम्टम है, मीन्स ये इसकी डेफिशिएंसी डिसीज़ है। एक होता है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके अंदर जो है डिसऑर्डरनेस आएगी, और साथ ही साथ हमारी जो स्किन है इस पर जो है हमको बर्निंग सेंसेशन जो है फील होगा, ऐसा लगेगा कि स्किन जो है जल रही है ना, स्किन जो है आपको जलती हुई जो है फील होगी। तो ये डेफिशिएंसी डिसीज़ है विटामिन B2 की। ठीक है, चलिए आते हैं विटामिन B6 जिसका नाम है पायरिडॉक्सिन। नेक्स्ट विटामिन हमारे पास में विटामिन B6 एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पायरिडॉक्सिन। चलिए देखते हैं पायरिडॉक्सिन या विटामिन B6 इसके जो है सोर्सेस क्या है। ईस्ट, मिल्क, एग योक, सीरियल्स एंड ग्राम्स, है ना। ईस्ट है, मिल्क है, एग योक है ना, जो अंडे की जो येलो कलर के जो पार्ट होता है उसको हम जो है एग योक कहेंगे, और इसी तरह से सीरियल्स एंड ग्राम्स, ये सब के सब जो है क्या होते हैं, पायरिडॉक्सिन या विटामिन B6 के रिच सोर्सेस हैं। ठीक, अब इसकी जो डेफिशिएंसी डिसीज़ है वो है कन्वल्शन। कन्वल्शन कहते हैं उलझन या बेचैनी को। अगर कोई पर्सन उलझन या बेचैनी का शिकार है तो उसका मतलब ये होता है कि उसकी बॉडी के अंदर विटामिन B6 की जो है ये डेफिशिएंसी है। तो वो जो है ऐसे फूड मटेरियल्स जो है कंज्यूम करे जिसके अंदर ये विटामिन जो है रिच सोर्स में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये हो गया B6। अब आइए नेक्स्ट विटामिन B12। नेक्स्ट है विटामिन B12। तो देखिए विटामिन B12 इसके अंदर जो है कौन कौन से फूड मटेरियल के अंदर विटामिन B12 जो है रिच क्वांटिटी में होता है। तो मीट, फिश, एग एंड कर्ड, है ना। मीट जिसको आप जो है गोश्त कह सकते हो, मांस, है ना। इसी तरह से जो है फिशेस हैं, अंडा है, और दही के अंदर आपको जो है विटामिन B12 जो है ये बहुत ही ज़्यादा रिच अमाउंट में और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेगा। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखना है कि इसकी जो डेफिशिएंसी डिसीज़ होती है विटामिन B12 की, इट इज़ पर्नीशियस एनीमिया। जो विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी डिसीज़ है, दिस इज़ पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं RBC का जो है यहाँ पर जो है डेफिशिएंसी होती है।
हमारे ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड कार्पसल्स होते हैं वो जो है कम होते हैं, इसकी डेफिशिएंसी होती है। तो इसकी वजह क्या है? द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। तो इसको हम नाम देते हैं परनीसियस एनीमिया, एंड दिस इज़ नथिंग बट RBC डेफिशिएंट इन हीमोग्लोबिन। हमारे जो है ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर जो रेड ब्लड कार्पसल्स होते हैं वो जो है कम हो जाते हैं। तो उसके लिए जो है बेस्ट विटामिन B12 के जो सोर्सेज है वो आप इसमें जो है कंज्यूम कीजिए, या विटामिन B12 की जो पिल्स वगैरह मिलती है आप उसको जो है यूज़ कर सकते हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट विटामिन हम लेंगे विटामिन C। तो विटामिन C जो है जनरली आपको मिलेगा साइट्रस फ्रूट, आंवला एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जो हरे पत्ते वाली जो वेजिटेबल्स होती है ना, वो आप यूज़ कीजिए, या फिर आंवला यूज़ कीजिए, या फिर साइट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे कि लीमू है, संतरा है, मौसम्बी वगैरह। तो उसके अंदर जो है आपको ये रिच सोर्स मिलेगा विटामिन C का। अब इसकी डेफिशिएंसी डिसीज़ क्या होती है? इट इज़ कॉल्ड एज स्कर्वी। स्कर्वी, इट इज़ नथिंग बट द ब्लीडिंग गम्स। ब्लीडिंग गम्स, हमारे जो दांतों के मसूड़े होते हैं इसके अंदर से जो है ब्लड निकलते रहता है। ये जो है इसकी अलामत है कि हमारी बॉडी के अंदर विटामिन C की जो है डेफिशिएंसी है। तो ऐसे पेशेंट्स को जो है ऐसे फ्रूट्स या ऐसे फूड मटेरियल यूज़ करना चाहिए जो साइट्रस फ्रूट या साइट्रस प्लांट से जो है रिलेटेड होते हैं, जैसे कि लेमन है ना, इसी तरह से मौसम्बी, संतरा वगैरह जो है उनको यूज़ करना चाहिए। और या तो फिर जो है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का जो है कंजम्पशन करते रहें। तो इस तरह से ये स्कर्वी, जिसको आप जो है ब्लीडिंग गम कहोगे, इससे जो है निजात मिल सकती है, छुटकारा मिल सकता है। तो विटामिन C का जो है एक दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एस्कॉर्बिक एसिड। दिस इज़ अनदर नेम फॉर विटामिन C। तो ये दोनों नाम जो है आप याद रखिए कि किसको जो है क्या नाम दिया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आपको आसानी के साथ जो है समझ में आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं विटामिन D। विटामिन D के जो सोर्सेस हैं, तो जनरली विटामिन D ऑकर्स और प्रेजेंट इन फिश एंड एग योक। ये तो एक बात है कि फ़िश और एग योक के अंदर जो अंडे की जो येलो कलर की जो उसका जो पार्ट होता है, जिसको आप अंडे की जर्दी कहते हो, उसके अंदर आपको मिलेगा। और साथ ही साथ जो है एक्सपोजर टू सनलाइट, आप अगर सनलाइट में जो है अगर बैठते हो तो आपकी बॉडी के अंदर जो है विटामिन D जो है ये आपको जो है मिलेगा। तो ये जो है इसका जो है सबसे रिच सोर्स है कि आप जो है सुबह के वक्त में जब सन राइज़ होता है तो उस वक्त जो है आप बाहर बैठे, अपने घर के बाहर या जहाँ भी आपको जो है डायरेक्ट सनलाइट मिलती है उस वक्त आप बैठे तो आपको जो है विटामिन D जो है उसमें से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिल सकता है। ठीक है, तो ये विटामिन D के जो है सोर्सेस हैं। इसकी जो है डेफिशिएंसी से क्या होगा? रिकेट्स। रिकेट्स कहते हैं बोन डिफॉर्मिटीज़। जो हड्डियां होती है उसमें जो है ख़राबी होती है, हड्डियां जो है सॉफ्ट होती है ना, जो ख़ास तौर से बच्चों के अंदर। तो बच्चों के अंदर जो हड्डियां जो है उसमें जो है ख़राबी पैदा होती है, हड्डियां जो है सॉफ्ट होती है। और इसी तरह से जो है ओस्टियोमैलाशिया, दैट इज़ सॉफ्ट बोन्स एंड जॉइंट पेन इन अडल्ट्स, जिसको हम नाम देते हैं ऑस्टियोमैलाशिया। बोन डिफॉर्मिटीज़ जो है चिल्ड्रन में होगा, बच्चों के अंदर, और जो अडल्ट्स होते हैं उसके अंदर जो है ऑस्टियोमैलाशिया होता है, जिसको हम नाम देंगे सॉफ्ट बोन्स एंड जॉइंट पेन। इसकी वजह से जो है बोन्स जो है सॉफ्ट होती है और जॉइंट्स के अंदर जो है पेन होता है। तो इसकी जो है ख़ास वजह है कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन D। तो ये बात जो है ख़ास तौर से नोटिस करना है। अब आइए नेक्स्ट जो विटामिन है दैट इज़ विटामिन E। तो चलिए देखते हैं कि विटामिन E उसके जो है सोर्सेस और उसकी डिफिशियंसी डिसीज़ जो है क्या हो सकती है। तो चलिए विटामिन E जो है मैं आपको बताता हूँ कि इसके सोर्सेस है वेजिटेबल ऑयल्स लाइक व्हीट जर्म ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एट्सेट्रा। तो ये जो है वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, उसके अंदर आपको जो है रिच सोर्स जो है विटामिन E का जो है मिलेगा। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है कि इंक्रीज्ड फ्रेजिलिटी ऑफ RBCs
एंड मस्कुलर वीकनेस। यहाँ पर जो है आरबीसीज जो है बहुत ही ज़्यादा जो है इसकी जो है फ्रेजिलिटी, मतलब ये जो है नाजुक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, है ना। और इसी तरह से जो है मस्कुलर वीकनेस इसके अंदर आता है कि हमारे जो मसल्स होते हैं इसके अंदर जो है वीकनेस, इसके अंदर जो है कमज़ोरी आती है, और ये वजह है विटामिन ई की डिफिशियंसी की वजह से। ठीक है, तो ऐसे लोगों को जो है ये प्रिस्क्राइब किया जाता है कि सनफ्लावर ऑयल वगैरह में बने हुए खाने जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको जो है कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर जो वेजिटेबल ऑयल्स बनते हैं वहाँ से जो है आप खाने जो है अपने प्रिपेयर कीजिए, उसमें जो है कुक कीजिए और उन जो है फूड मटेरियल्स को जो है आप कंज्यूम कीजिए। ठीक, तो दिस इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। अब आइए लास्ट वाला जो विटामिन है दैट इज़ विटामिन के। तो चलिए देखते हैं विटामिन के जो है इसके सोर्सेज क्या क्या हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो है जितनी भी होती है उन सब के अंदर जो है आपको विटामिन के मिलेगा। तो इसकी जो है डेफिशिएंसी डिसीज़ होती है इंक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग टाइम, इंक्रीज्ड ब्लड क्लॉटिंग टाइम। हमको कहीं भी अगर इंजरी होती है और ब्लड वहाँ से जो है निकलना शुरू हो जाए तो वो ब्लड जो है फ़ौरन क्लॉट होना चाहिए, फ़ौरन जो है जम जाना चाहिए, रुकना चाहिए। अदरवाइज़ अगर हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड अगर फ्लो हो जाता है तो हमारी जो है जान को ख़तरा हो सकता है। तो ये बात जो है ध्यान रखना है कि विटामिन के हमारी बॉडी के अंदर अगर जो है प्रॉपर क्वांटिटी जो रिक्वायर्ड है उसमें होता है तो ब्लड क्लॉटिंग टाइम जो है ये शॉर्ट होता है। यानी अगर कहीं पर भी आपको इंजरीज़ या कट वगैरह होता है और वहाँ से जो है ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड अगर वहाँ से जो है फ्लो होता है तो फ़ौरन वहाँ पर जो है उसकी जो है क्लॉटिंग होती है और वो खून जो है बहना रुक जाता है। लेकिन यही विटामिन के अगर जो है ये डिफिशियंसी में आ जाए तो ब्लड क्लॉटिंग टाइम जो है ये इंक्रीज़ हो जाएगा, और यहाँ पे ख़तरा इस बात का है कि बहुत ज़्यादा अगर जो है ब्लड जो है अगर फ्लो हो जाता है हमारी बॉडी से बाहर तो हमारी जान को ख़तरा हो सकता है। तो दिस आर ऑल अबाउट विटामिन्स। तो इसके अंदर बस कुछ नहीं है, हमने सिर्फ जो है डेफिनेशन स्टडी किया, क्लासिफिकेशन हमने देखा, और फिर जो है विटामिन्स के जो सोर्सेस हैं और उसकी जो है डेफिशिएंसी डिसीज़। तो विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, इस तरह से टोटल 9 टाइप्स के जो है विटामिन हमने यहाँ पर जो स्टडी किया। चलिए अब हमारा स्टडी का जो है नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड। बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है हमारे चैप्टर का। तो एवरी जनरेशन ऑफ ईच एंड एवरी स्पीसीज रिजेंबल्स इट्स एंसेस्टर्स इन मेनी वेज। यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि जितनी भी स्पीसीज़ है, जो लिविंग स्पीसीज़ है, वो अपने एंसेस्टर्स, अपने पुरखों से जो है बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ में जो है मिलते जुलते होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स उनके जो है सिमिलर होते हैं। तो हाउ आर दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। हमारे पुरखों से ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर आई, फिर हमारे अंदर से जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे ऑफ स्प्रिंग्स, हमारे बच्चों के अंदर जाएगी। तो कैसे ये हुआ, ये ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से हुआ, या ये कैरेक्टर्स का जो है ट्रांसमिशन जो है किस तरह से हुआ। तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट न्यूक्लियस ऑफ ऑल लिविंग सेल्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रांसमिशन। हमारे जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं, चाहे वो प्लांट्स या एनिमल्स को, वाट एवर, तो यहाँ पर जो है ये लिविंग सेल्स के जो न्यूक्लियस होते हैं ये इस ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है फैक्टर होते हैं। तो ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है। तो ऑल लिविंग सेल्स, न्यूक्लियस ऑफ ऑल लिविंग सेल्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टर्स एंड दीज आर कॉल्ड एज हेरिडिटी। इन इनहेरेंट कैरेक्टर्स को, इनहेरेंट कैरेक्टर्स जिसको हम नाम देते हैं हेरिडिटी, जिसको सिंपली आप सही कहिए कि विरासत। हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर आते हैं, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे बच्चों में जाते हैं। तो ये ट्रांसमिशन जो है जनरेशन टू जनरेशन जो है ये शिफ्ट होते जाता है। तो इसको हम जो नाम देते हैं इनहेरेंट कैरेक्टर्स, दैट इज़ कॉल्ड एज हेरिडिटी। तो ये बात जो है ध्यान रखना है कि न्यूक्लियस जो होता है लिविंग सेल्स का, ये इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए या इस ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है। ठीक, तो द पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी आर कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड अनदर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड।
तो यहाँ पर जो ये हेरिडिटी के ट्रांसमिशन के अंदर जो सेल्स न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं जो पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स को हम जो है क्रोमोसोम्स कहते हैं। एंड दिस क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ द प्रोटीन्स एंड वन अनदर टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, दीज आर कॉल्ड एज न्यूक्लिक एसिड्स। एंड दीज आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। वन इज़ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम जो है डीएनए कहेंगे। एक है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, शॉर्टली रिटन एज डीएनए। और एक दूसरा होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम शॉर्टली आरएनए कहेंगे। दो टाइप के जो है यहाँ पर हमारे पास जो है न्यूक्लिक एसिड होते हैं, दैट इज़ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड कॉल्ड एज आरएनए। एंड सिंस न्यूक्लिक एसिड्स आर लॉन्ग चेन पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। तो ध्यान रखिए, लॉन्ग चेन पॉलीमर्स हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, इसलिए इनको जनरली हम नाम देते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। दीज आर जनरली कॉल्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। अब यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि केमिकल कंपोजिशन जो है न्यूक्लिक एसिड का क्या होता है और न्यूक्लियोटाइड्स हम जो है किसको कहेंगे, वो चीज़ आपको जो है अभी समझ में आ जाएगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखिए कि न्यूक्लिक एसिड का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, जिसको हम न्यूक्लियोटाइड कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, न्यूक्लियोटाइड ये जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड जो है ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट को आप जो है मोनोमर कहोगे और वो मोनोमर जो है न्यूक्लियोटाइड होता है। तो इसके अंदर जो है आपको चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, तीन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स मिलेंगे। पहला पार्ट तो होगा राइबोज शुगर, या राइबोज ना कहते हुए आप इसको नाम दीजिए पेंटोज शुगर। 5 कार्बन वाली शुगर होती है, तो हम इसको पहले जो है पेंटोज शुगर कहेंगे। फिर देखेंगे कि डीएनए और आरएनए के अंदर ये शुगर कौन सी होगी। अगर ये आरएनए है तो वो राइबोज शुगर होगी, और डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी। ये बात जो है ध्यान रखिए। सिंपली हम इसको पेंटोज शुगर कह रहे हैं बिकॉज इट कंटेन्स 5 कार्बन्स। तो ये पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक। उसके बाद जो है यहाँ पर आप देखोगे कि नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कॉल्ड एज बेसिस, तो जनरली हम उसको जो है नाम देंगे नाइट्रोजीनस बेसिस। ये जो है नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, तो उसको हम जो है नाइट्रोजीनस बेसिस कहेंगे। और तीसरा जो पार्ट होता है दैट इज़ द फास्फोरिक एसिड। तो इस तरह से ये तीन पार्ट मिलकर जो कंपोनेंट या जो कंपोजिशन बनाते हैं, उस कंपोजिशन का नाम है न्यूक्लियोटाइड। एंड थाउजेंड्स ऑफ दीज न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीमर दैट इज कॉल्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड एंड जनरली रिफर्ड एज न्यूक्लिक एसिड। अब यहाँ पर आप देखिए कि मेरे पास जो है 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। उन स्ट्रक्चर्स को जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये पेंटोज शुगर में से क्या है। तो चलिए मैं पहले आपको बताता हूँ कि पेंटोज शुगर जो है ये जनरली होती है राइबोज। दिस शुगर इज़ नथिंग बट राइबोज, जिसके अंदर जो है 5 कार्बन होते हैं। और इस तरह से ये 5 कार्बन की जो है हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है, जो 5 मेंबर्ड होती है, जिसमें 4 कार्बन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। तो चलिए यहाँ पर मैं वो पेंटोज स्ट्रक्चर जो है आपको बनाकर दिखाता हूँ। दिस वन 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग है जो कि प्लेनर है, और ये जो ग्रुप्स हैं परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन। और आप देखिए कि ये हो गया OH, यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक। उसके बाद ये हाइड्रोजन, ये OH, इसको आप जो कार्बन नंबर 1 कहिए। दिस इज़ कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। 4 कार्बन जो है ये रिंग का पार्ट है, ठीक। उसके बाद जो है 1 कार्बन जो है ये रिंग के बाहर है, जिसको आप यहाँ लिखोगे CH2OH। दिस इज़ कार्बन नंबर 5, तो ये भी हो गया HOH। और कार्बन नंबर 4 पर जो आप देखोगे यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो इस तरह से ये जो है आपको पेंटोज शुगर मिलती है। दिस इज़ कॉल्ड एज
बीटा डी राइबोज, इसका नाम है बीटा डी राइबोज। दिस इज कॉल्ड एज बीटा डी राइबोज। अब एक बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि ये जो राइबोज शुगर होती है ये आरएनए के अंदर प्रेजेंट होती है, इसलिए आप उसको कहते हो राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम जनरली आरएनए कहेंगे। राइबो न्यूक्लिक एसिड मीन्स ये जो पेंटोस शुगर होती है वो ये वाली होती है। ठीक, अब चलिए दूसरा, आप इस पेंटोस शुगर के अंदर देखिए कार्बन नंबर 2 पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसमें से आप जो है ऑक्सीजन हटा दीजिए तो सब कुछ स्ट्रक्चर वही रहेगा, सिर्फ मैं यहाँ पर जो है कार्बन नंबर 2 से ऑक्सीजन हटा देता हूँ तो देखिए ये स्ट्रक्चर जो बन रहा है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, ये तो हाइड्रोजन ऑलरेडी है, नीचे ऑक्सीजन आप हटा दीजिए ये भी हाइड्रोजन हो जाएगा, फिर बाकी के ग्रुप्स एज इट इज़। दिस इज कार्बन नंबर 4 एंड दिस इज 5। तो आप देखिए सेकंड नंबर के कार्बन पर जो है ऑक्सीजन हमने निकाल दिया, इसलिए हम इसको नाम देंगे डी ऑक्सी राइबोज, और सेकंड पोजीशन से हमने जो ऑक्सीजन निकाला है इसलिए हम इसको नाम देंगे बीटा डी 2 डी ऑक्सी राइबोज। इसका नाम होगा बीटा डी 2 डी ऑक्सी राइबोज। डी ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन आपने यहाँ से निकाल दिया, तो और वो कहाँ से निकाला आपने, कार्बन नंबर 2 से निकाला है, देयरफॉर इट इज़ नेम्ड एज बीटा डी 2 डी ऑक्सी राइबोज। तो ये जो शुगर होती है ये शुगर जो है डीएनए के अंदर होती है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए के अंदर ये वाली शुगर होती है जिसको हम राइबोस कह रहे हैं, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये दो टाइप की जो है शुगर्स होती है जिसको हम जनरली पेंटोस शुगर कहेंगे। पेंटोस शुगर इसलिए कहा जा रहा है कि दिस शुगर कंटेन्स 5 कार्बन्स। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो डीएनए और आरएनए के अंदर होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि बेसिस जो होते हैं जिसको आप नाइट्रोजिनस बेसिस कह रहे हो, तो चलिए उन बेसिस के बारे में हम जो है आपको बता दें। तो डीएनए और आरएनए के अंदर जो है कौन से नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं, तो वो बेसिस का स्ट्रक्चर जो है आपको अपनी बुक से जो है मिलेगा। तो डीएनए कंटेन्स 4 बेसिस लाइक एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। ये आपको मिल रहा है डीएनए के अंदर। डीएनए के 4 बेसिस एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन, जिसको आप ए, जी, सी और टी से जो है रिप्रेजेंट करोगे। दैट इज एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। ये जो है 4 बेसिस हैं जो नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं। इसी तरह से आरएनए के अंदर आप देखिए कि आपको ये जो है पहले 3 बेसिस मिलेंगे और चौथा बेस जो होगा वो यूरेसिल होगा। दैट मीन्स आप अगर यहाँ पर आरएनए लेते हो तो आपको यहाँ पर मिलेगा एडेनाइन, दूसरा होगा गुआनिन, तीसरा होगा साइटोसिन और चौथा होगा यूरेसिल, जिसको आप नाम दोगे ए, जी, सी, यू। तो पहले 3 जो बेसिस हैं, जो नाइट्रोजिनस बेसिस है, वो डीएनए और आरएनए में कॉमन है। डीएनए के अंदर चौथा बेस जो है थायमिन है और आरएनए के अंदर जो चौथा बेस है वो यूरेसिल है। तो आप देखिए आपकी बुक के अंदर जो है ये 5 टाइप के बेसिस इनके स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। तो आप अपनी बुक के अंदर जो है ये स्ट्रक्चर जो है देखिए, एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल, ये 5 बेसिस के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो स्ट्रक्चर की जो है आप स्टडी कर सकते हो। उसमें आप देखोगे कि ये सारे के सारे जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अंदर जो है नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है फॉर्म करता है या हेट्रोसाइक्लिक रिंग फॉर्म करता है। तो आप जो है बुक में से जो है इसके स्ट्रक्चर जो है देखिए, मैं यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर लेकर जो है मतलब जो है आपको जो है टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो आप अपनी बुक से जो है ये 5 बेसिस के जो स्ट्रक्चर्स लीजिए जिसको हम नाम देते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा
और न्यूक्लियोसाइड कैसे बनेगा, तो ये बात जो है ख़ास तौर से जो है नोटिस करना है। तो चलिए हम यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड जो है आपको बताते हैं कि ये कैसे डेवलप होता है और हम उसको जो है किस तरह से जो है स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है मैं आपको बताता हूँ कि यूनिट फॉर्म बाय द अटैचमेंट ऑफ अ बेस टू 1' पोजीशन ऑफ शुगर इज़ नोन एज न्यूक्लियोसाइड। तो चलिए मैं यहाँ पर जो है आपको एक राइबोस शुगर लेकर जो है बताता हूँ, है ना। जनरली आप जो है राइबोस शुगर को जो है कंसिडर कीजिए। तो देखिए ये राइबोस शुगर हमारे पास में है। कंपैरिजन से जो है आपको आसानी के साथ जो है ये बात समझ में आएगी। OH H H OH H OH H then CH2 OH, this is बीटा डी राइबोज। ये आपके पास में जो है राइबोज शुगर है, ठीक। अब यहाँ पर जो है आप क्या कीजिए कि हम इसके जो है कार्बन्स को नंबर देते हैं। तो इसको जो है नंबर हम देते हैं 1', 2', 3', 4', 5', क्योंकि यहाँ पर जो बेस अटैच होगा उसके भी कार्बन को हम जो है 1, 2, 3 नंबर देंगे। तो बेस और राइबोस शुगर के कार्बन्स को जो है डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पर शुगर के जो कार्बन्स हैं राइबोस के, इसको हम जो 1', 2', 3', 4', 5' से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि 1' पोजिशन ऑफ शुगर इज़ नोन एज अ बेस प्रेजेंट एट 1' कार्बन। तो यहाँ पर जो है आप इस OH को जो है रिप्लेस कर दीजिए और इस OH को रिप्लेस करने के बाद जो 1' कार्बन पर है यहाँ पर आप कोई बेस अटैच कर दो। हमारे पास बेस है एडेनाइन, गुआनाइन, थायमिन, साइटोसिन। ये 4 बेस है DNA के अंदर, है ना। ये बात जो है ध्यान रखना है। तो इनमें से कोई सा भी एक बेस जो है आप इस पोजीशन पर जो अटैच कर दीजिए। आप ध्यान से सुनिए, आपके पास है पेंटोस शुगर यूनिट और उसके साथ में जो है 1' पोजीशन पर आपने जो है OH को रिप्लेस करके उसकी जगह पर इनमें से कोई सा एक बेस जो है अटैच कर दिया। से फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर जो है थायमाइन लगा दिया या साइटोसिन अटैच कर दिया, व्हाटएवर। तो ये जो यूनिट अब आपको मिल रही है जिसमें आपने पेंटोस शुगर और बेस लिया है, अब इसका जो नाम होगा दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड। This nucleoside is nothing but sugar attached with base। ये इतने पोर्शन को हम जो नाम देते हैं न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ पर जो अब आपको क्या करना है कि when the nucleoside is linked to the phosphoric acid at 5' position। अब यहाँ पर जो है आप फास्फोरिक एसिड को जो है 5' पोजीशन पर जो है लिंक करते हो शुगर के ऊपर, तो अब ये जो पोर्शन बनेगा इस पोर्शन को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पर अब जो है इसी को जो है आगे जो है प्रोसीड कर रहा हूँ। पेंटोस शुगर पहले बना रहा हूँ मैं। दिस इज hydrogen, this is base at 1' position, then H OH H OH H then CH2। तो ये हो गया 1', 2', 3', 4' एंड दिस इज 5'। अब 5' पर जो है आप क्या कीजिए कि फॉस्फोरिक एसिड जो है अटैच कर दीजिए इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट आयन। तो देखिए ये हो जाएगा O देन P, फास्फोरस। फास्फोरिक एसिड का जो है ये फास्फोरस आएगा, फिर उसके बाद जो है ये डबल बॉन्ड O देन O माइनस PO4 2- जो है ये ग्रुप यहाँ पर जो अटैच होगा। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर जो क्या क्या आ गया, आपके पास शुगर आ गया, फिर उसके बाद जब बेस उसके साथ अटैच हो गया और फास्फोरिक एसिड। अब ये 3 यूनिट्स जब आपस में एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो अब इसको हम नाम देंगे न्यूक्लियोटाइड। दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड। तो इसमें क्या होता है, देखिए शुगर होता है, साथ ही साथ इसमें बेस होता है और फिर फास्फोरिक एसिड। ये 3 यूनिट्स आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होकर
जो यूनिट बनाते हैं उस यूनिट को हम जो है न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो ऐसे थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स आपस में एक दूसरे के साथ जब कनेक्ट होते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एंड दिस इज़ नथिंग बट न्यूक्लिक एसिड। तो ये डिफरेंस आपके समझ में आ गया। ओके, तो ध्यान रखिए, पेंटोज शुगर आपके पास में, उसमें से फिर जो है आप 1' पोजीशन पर जो है बेस अटैच कीजिए तो ये बनेगा न्यूक्लियोसाइड। फिर इसी न्यूक्लियोसाइड पर जो है 5' पोजीशन पर जो है आप फास्फोरिक एसिड का फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर दीजिए, तो ये जो पार्ट बनेगा इसको हम जो है न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। और ऐसे जो है हज़ारों न्यूक्लियोटाइड आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा, दैट इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लियोसाइड्स आर ज्वाइंट टुगेदर न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय फास्फोडाइस्टर लिंकेज। इस लिंकेज को यहाँ पर जो है हम फास्फोडाइस्टर लिंकेज कहेंगे बिटवीन 5' एंड 3' कार्बन एटम ऑफ द पेंटोज शुगर। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि 3' और 5' ये दो पोजीशन पर जो है ये पेंटोज शुगर जो है एक दूसरे के साथ जो है कनेक्ट होंगे और इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनेगा पॉलीमेरिक फॉर्म। तो हम इसको जो है नाम देंगे द फॉर्मेशन ऑफ अ टिपिकल डाइन्यूक्लियोटाइड जो है यहाँ पर जो बनता है। तो दो स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर पहले ज्वाइन करके आपको बताते हैं, वो होगा डाइन्यूक्लियोटाइड, फिर बनेगा ट्राई, फिर टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, सो ऑन, एंड फाइनली गेट कन्वर्टेड इनटू पॉलीन्यूक्लियोटाइड एंड दैट इज़ अ न्यूक्लिक एसिड। तो चलिए मैं यहाँ पर जो है आपको एक एग्जांपल लेकर जो है बताता हूँ। एग्जांपल मीन्स जनरल जो है स्ट्रक्चर आपको जो है बताऊँगा तो उस पर से जो है आपको बहुत आसानी के साथ समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पर जो है एक जनरल, बाकी के ग्रुप्स को मैं यहाँ पर ओमिट कर रहा हूँ, सिर्फ जहाँ पर जो लिंकेज होने वाली है वो ग्रुप्स को मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। तो लुक हियर, मेरे पास जो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, थोड़ा सा मैं छोटी साइज़ का बना रहा हूँ। इसको मैं लिखूँगा CH2O, देन P डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस। ये हमारे पास में फॉस्फेट ग्रुप हो गया 5' पोजीशन पर। ठीक है, अब उसके बाद 3' पोजीशन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप को मैं यहाँ लिखता हूँ क्योंकि आगे आपको इसको जो है कनेक्ट करना है, तो ये लिंकेज कहाँ होगी वो आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेस, वाट एवर, ये कोई सा भी बेस हो सकता है। तो यहाँ पर जब मैं बेस, तो ये हमारे पास हो गया एक एक न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब इसको जो है आप किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जो है कंबाइन कीजिए और उसके अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही मैं लिखता हूँ। ठीक, सेम इस तरह से। दिस इज CH2O, P डबल बॉन्ड O माइनस एंड दिस इज़ OH, और यहाँ पर जो है बेस लगा देता हूँ। तो ये दो न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर जो है कंबाइंड हो रहे हैं। ठीक, और इसके कॉम्बिनेशन के बाद अब हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो स्ट्रक्चर क्या होगा वो ध्यान से देखिए। ठीक, तो पहले मैं ये स्ट्रक्चर एज इट इज़ बना देता हूँ। यहाँ पर थोड़ी सी एरो को मैं यहाँ शो करता हूँ तो मुझे यहाँ जगह मिल जाएगी। ओके, तो देखिए दिस इज बेस, देन CH2O, P डबल बॉन्ड O, जस्ट बेटा थोड़ा सा नीचे लेते हैं। दिस इज बेस, CH2O, P डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक, ये सपोज पहले वाला, ये शुगर बेस और ये फॉस्फेट लिंकेज यहाँ पर आ गई। अब आप इसको क्या कीजिए, 3' कार्बन जो है ये वाला, इसको अगले वाले यूनिट के 5' कार्बन के साथ जो है अटैच कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ लिंकेज बनाता हूँ O। ठीक, उसके बाद PO माइनस डबल बॉन्ड O। ठीक, उसके बाद OCH2। ओके, उसके बाद जो है बाकी की
शुगर मैं यहाँ पर जो है इस तरह से शो करता हूँ, और यहाँ पर ये आ गया बेस। यहाँ पे मैं OH शो करता हूँ, ये पूरा OH ये वाला ग्रुप, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं इस तरह से शो कर रहा हूँ। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पे हम देखेंगे तो ये जो लिंकेज आपको दिख रही है दिस वन, और इसी तरह से ये वाली लिंकेज, दिस इज़ कॉल्ड एज फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज। ये जो बॉक्स में मैंने बनाया है इट इज़ कॉल्ड एज फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज। तो इस तरह से ये दो न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइंट होकर बनाते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड, फिर बनेगा ट्राई टेट्रा पेंटा, और इस तरह से जो है फाइनली ये जो है पॉलीपेप्टाइड बनेगा। ये स्ट्रक्चर को मैं जो फिर से जो है आपको थोड़ा अच्छा जो है बना के बताता हूँ ताकि आपको बहुत आसानी के साथ में समझ में आ जाए। तो लेट अस सी, पूरी लिंकेज के नंबर्स मैं लिखकर जो आपको बता रहा हूँ। लुक हियर, दिस इज बेस जो कि 1 कार्बन पर है, उसके बाद CH2O P डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस, उसके बाद O, देन CH2 सॉरी फास्फोरस यहाँ पर लोगे, P डबल बॉन्ड O माइनस, देन O CH2, दिस इज बेस एंड दिस इज OH। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 4 5 तो देखिए पहला जो न्यूक्लियोटाइड है उसका कार्बन नंबर 3 और दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड है 1 2 3 4 and this is 5 तो linkage between C3 of one nucleotide and C5 of second nucleotide, इस तरह से ये अटैचमेंट होता है। और ये जो लिंकेज आपको दिख रही है ये वाली, और फिर आगे जो है ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेगा, आगे ये इधर दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो आपको फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज जो है मिलती है। तो अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ न्यूक्लिक एसिड चेन, इसको जो है आप सिंप्लीफाई करके किस तरह से बना सकते हो वो देखिए। सिंपल जो है एक इसका जो है वर्जन जो न्यूक्लिक एसिड का हो सकता है, तो शुगर बेस फॉस्फेट, इस तरह से ये आपके पास जो है शुगर है, इसके ऊपर जो है प्रॉपर बेस अटैच्ड है, फिर यहाँ पर जो है फॉस्फेट लिंकेज है, फिर यह फॉस्फेट अगले शुगर के साथ अटैच्ड है, फिर ये जो है उसके साथ में बेस है, फिर फॉस्फेट अटैच्ड है, फिर आगे जो है शुगर है, इधर जो है आपको फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा। तो इस तरह से इसको जो है कंटिन्यूस कीजिए। तो बेस शुगर फॉस्फेट, बेस शुगर फॉस्फेट, बेस शुगर फॉस्फेट, इस तरह से ये कंटिन्यू आप कीजिए। तो आप इसको जो है रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर सिर्फ क्या कर दीजिए, ब्रैकेट n कर दीजिए। तो दिस इज़ द वेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, जिसमें बेस शुगर फॉस्फेट जो है ये पॉलीमरिक फॉर्म में होगा। तो ये जो है जनरल रिप्रेजेंटेशन है न्यूक्लिक एसिड का। ठीक है, अब इसमें जो एक बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द चेन ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड इज़ कॉल्ड इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो जो इन्फॉर्मेशन जो होती है, जो सीक्वेंस ऑफ बेस न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं चेन के अंदर, तो उसको जो हम नाम देंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। एंड न्यूक्लिक एसिड हैव द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑल्सो, इसके अंदर जो आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी मिलेगा वाट एवर इट में भी। तो यहाँ पर जो है दो साइंटिस्ट जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, तो इन्होंने जो है एक प्रॉपर जो है मॉडल डीएनए का जो है प्रपोज किया, जिसको हम वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए कहेंगे। वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, बहुत ही फेमस ये है वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। तो यहाँ पर जो है ये स्ट्रक्चर जो है आपको
अपनी बुक में आप देखिए 14.7 इस स्ट्रक्चर के अंदर जो है आपको है ना ये फिगर के अंदर जो है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है जिसको आप इस डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कहोगे वो आपको मिलेगा। तो 2 न्यूक्लिक एसिड चेन्स आर उन अबाउट ईच अदर एंड हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द पेयर ऑफ द बेसेस। और यहाँ पर जो ध्यान रखिए कोई सा भी बेस किसी के भी साथ पेयर नहीं होगा, यहाँ पर जो एक प्रॉपर जो बॉन्डिंग होगी। तो आप इस तरह से देखिए कि एक सिंपल मैं यहाँ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, लुक हियर। इस तरह से ये एक सिंगल स्ट्रैंड है, ये जो है डबल स्ट्रैंड आपको मिलता है लाइक दिस। तो इतने पोर्शन को मैं यहाँ पर जो हाईलाइट कर रहा हूँ, लुक हियर, इस तरह से ये वाले पोर्शन को मैं हाईलाइट करके बताता हूँ और इस पर से जो है आपको समझ में आएगा कि किस तरह की जो है बॉन्डिंग इसके अंदर होती है। तो एक स्ट्रैंड आपको ये वाला मिलता है जो इस तरह से हेलिक्स स्ट्रक्चर है और ये दूसरा स्ट्रैंड आपको मिलेगा, ये दूसरा हेलिकल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर जो ये दोनों स्ट्रक्चर जो है आपस में जो दिख रहे हैं तो इनके बीच में जो है बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और वो प्रॉपर बेस पेयर के बीच में होती है। तो एक स्ट्रैंड का साइटोसिन दूसरे स्ट्रैंड के गुआनाइन के साथ अटैच्ड होगा और एक स्ट्रैंड का एडेनाइन दूसरे स्ट्रैंड के थायमिन के साथ जो है अटैच्ड होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो है गुआनाइन लेता हूँ पहले वाले स्ट्रैंड का और दूसरे वाले स्ट्रैंड का मैं यहाँ पर जो है साइटोसिन लेता हूँ, ये बेस पेयर्स है और इनके बीच में जो है ट्रिपल बॉन्डिंग आपको मिलेगी। गुआनाइन एंड साइटोसिन ऑफ द 2 स्ट्रैंड आर अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर जो है आपको जो है प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी और वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। इसी तरह से मेरे पास जो है इसका एडेनाइन है और इसका जो है मेरे पास जो है थायमिन है और ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ डबली बॉन्डेड होंगे। तो ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि एडेनाइन और थायमिन आपस में डबली बॉन्डेड होंगे एंड साइटोसिन एंड गुआनाइन विल अटैच विद ट्रिपल बॉन्ड। तो ये इसमें जो है अरेंजमेंट होता है, तो ये प्रॉपर अरेंजमेंट। इसी तरह से आप इसका जो है गुआनाइन लीजिए और इसका साइटोसिन लीजिए, ये ट्रिपली बॉन्डेड होगा। इसी तरह से जो है एक का एडेनाइन और दूसरे का थायमिन जो है ये डबली बॉन्डेड। तो ये सीक्वेंस जो है आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है कि वाटसन एंड क्रिक मॉडल आपको जो है मिलता है जो कि एक स्टेबल स्ट्रक्चर जो बनता है। दिस इज़ कॉल्ड एज वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। तो 2 साइंटिस्ट ने मिलकर जो है इस तरह का जो स्ट्रक्चर जो प्रपोज किया था। बुक के अंदर आप देखिए कि इसकी जो है फिगर जो है इसका डायग्राम जो है बना हुआ है, आप उसको जो है देखकर बहुत आसानी के साथ समझ सकते हो ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो लिंकेज होती है एक्चुअली ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है प्रॉपर बेस पेयर के बीच में। तो एक स्ट्रैंड का गुआनाइन दूसरे स्ट्रैंड के साइटोसिन के साथ, इसी तरह से एक स्ट्रक्चर का एडेनाइन दूसरे जो है स्ट्रैंड के थायमिन के साथ जो अटैच होगा। तो ये डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर जो बनता है, डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है डीएनए का आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये खास बहुत जो है ध्यान रखना। एंड दीज 2 स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर बिकॉज द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन द स्पेसिफिक पेयर्स ऑफ द बेसिस। ये एक दूसरे को जो है कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी गुआनाइन के सामने आपको जो है दूसरे वाले स्ट्रैंड का साइटोसिन ही मिलेगा और एडेनाइन के सामने जो है दूसरे स्ट्रैंड का थायमिन मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके पास जो है इस तरह का जो स्ट्रक्चर आ गया, यहाँ पर जो है गुआनाइन आ गया और यहाँ पे थायमिन आ गया। इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये एक दूसरे के एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं कि अगर एक स्ट्रैंड का गुआनाइन है तो दूसरे वाले स्ट्रैंड का साइटोसिन ही उसके सामने आएगा ताकि प्रॉपर बॉन्डिंग उसके अंदर हो सके। तो ये एक ख़ास बात जो है इसके अंदर देखना है जो आपको जो है इस वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए के अंदर जो है मिलता है, ठीक है। तो ये जो है स्ट्रक्चर हुआ। अब आइए दूसरा, आप इसमें जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए की बात अगर हम करते हैं तो हेलाइसेस आर प्रेजेंट विच आर ओनली सिंगल स्ट्रैंडेड। आरएनए के अंदर जो है आपको जो है सिंगल स्ट्रैंडेड जो है हेलिक्स मिलेगा और समटाइम्स दे फोल्ड बैक ऑन देमसेल्व्स टू फॉर्म अ डबल हेलिक्स। वही वाले स्ट्रक्चर जो फोल्ड होकर जो है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाएगा, लेकिन इस तरह का जो है अलग अलग 2 स्ट्रैंड मिलकर जो है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर नहीं बनाता है। तो आरएनए जो है ये सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है, वही अपने आप को फोल्ड करके जो है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है बना सकता है, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे कि आरएनए मॉलिक्यूल्स आर ऑफ 3 टाइप्स एंड दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन द बॉडी एंड दे आर नेम्ड एज मैसेंजर आरएनए। 3 टाइप के जो है आपको आरएनएज मिलेंगे, दैट इज़ द राइबोन्यूक्लिक एसिड,
ये भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, लेकिन इस पर राइबो शुगर प्रेजेंट होती है, और डीएनए के अंदर जो है आपको डीऑक्सी राइबोस शुगर मिलेगी, बस ये फ़र्क होता है, ठीक। और डीएनए जो है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होगा और आरएनए जो है ये सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होगा, ठीक। तो पहला आरएनए जो होता है इट इज़ मैसेंजर आरएनए, जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे आरएनए, मैसेंजर आरएनए। दूसरा होता है ट्रांसफ़र आरएनए, ठीक, जिसको हम टीआरएनए कहेंगे, या आप इसको राइबोसोमल आरएनए, दूसरे वाला राइबोसोमल आरएनए, जिसको शॉर्ट में मैसेंजर आरएनए, सॉरी इट इज़ एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, एम स्टैंड फॉर मैसेंजर। राइबोसोमल आरएनए दैट इज़ आरएनए, आर स्टैंड फॉर राइबोसोमल। और तीसरा होता है ट्रांसफ़र आरएनए, जिसको आप लिखोगे टीआरएनए, दिस इज़ ट्रांसफ़र आरएनए। तो इस तरह से ये 3 टाइप के जो है आरएनएज होते हैं, जिसके डिफरेंट जो है फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये जो है 3 इंपॉर्टेंट जो है टाइप्स आपको आरएनए की मिलती है। इसी तरह से आप देखिए कि जो हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग आप देखते हो कि बहुत सारे जो है जो इन्वेस्टिगेशंस होती है उसके अंदर जो यूज़ करते हैं। तो जैसा कि हमें मालूम है कि हर इंडिविजुअल की जो है ये फिंगर की जो प्रिंट्स होती है वो डिफरेंट होती है, जो हमारे फिंगर की टिप्स पर होती है, हर इंडिविजुअल की जो है ये डिफरेंट होती है। तो इसी तरह से आप देखोगे कि हर इंडिविजुअल का जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, उसके अंदर जो बेस सीक्वेंसेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो फिंगर प्रिंट्स होती है हमारी, ये हर एक के जो इंडिविजुअल के डिफरेंट होते हैं। तो इसी तरह से आप देखोगे कि a sequence of bases of DNA is also unique for a person, and information regarding this is called as DNA fingerprinting। हर पर्सन के जो है DNA के अंदर जो है बेस सीक्वेंस जो है डिफरेंट होता है, तो उसके ज़रिए से जो कुछ भी इंफॉर्मेशन जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन मिलती है उसको हम जो जनरली DNA फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। एंड इट इज़ सेम फॉर एवरी सेल एंड कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय एनी नॉन ट्रीटमेंट। फिंगरप्रिंट्स को तो सर्जरी के ज़रिए से चेंज किया जा सकता है व्हाटएवर, लेकिन जो है डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग को, जो बेसिस का सीक्वेंस होता है डीएनए के अंदर, उसको जो है किसी भी नॉन सर्जरी या किसी भी नॉन प्रोसेस के ज़रिए से या नॉन ट्रीटमेंट के ज़रिए से चेंज नहीं किया जा सकता। हर सेल के लिए जो है वो सब जगह पर जो है कॉमन रहेगी, फिक्स रहेगी फॉर अ गिवन इंडिविजुअल, ठीक। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है जनरली कहाँ यूज़ होती है? फॉरेंसिक लेबोरेटरीज के अंदर जो है यूज़ होती है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स। जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होते हैं उनके जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है पुलिस के रिकॉर्ड में होते हैं, उसके ज़रिए से कहीं अगर क्राइम हुआ है और वहाँ से कुछ ऐसे जो है डीएनए के सैंपल्स वगैरह मिलते हैं बाय द वे, तो वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मैच करके आसानी के साथ जो है उस क्रिमिनल को जो है पकड़ा जा सकता है, ठीक। इसी तरह से टू डिटरमाइन द पेरेंटी ऑफ द इंडिविजुअल्स, है ना, कौन किसका बच्चा है ना, उसको जो है आसानी के साथ जो है बताया जा सकता है। तो उनके जो है बच्चों के पेरेंट्स को जो है आइडेंटिफाई किया जा सकता है, या पेरेंट्स के ज़रिए से जो है बच्चों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उनके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है मैच होती है या नहीं होती है, तो उसको जो है आसानी के साथ जो हम जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इस तरह से जो डिस्प्यूट होता है कि किसका बच्चा कौन हो सकता है या इस बच्चे के पेरेंट्स कौन हो सकते हैं, जहाँ पर कहीं डिस्प्यूट होता है तो ऐसी जगहों पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसी तरह से टू आइडेंटिफाई द डेड बॉडीज़ इन एनी एक्सीडेंट बाय कंपेयरिंग द डीएनएज ऑफ द पेरेंट और द चिल्ड्रेन। अब एक डेड बॉडी है, उसकी आइडेंटिटी प्रॉपरली जो है पता नहीं चल रही है ना, उसकी जो है बाय द वे एक्सीडेंट से वो लाश जो है जल गई है या किसी ने उसका मर्डर किया है और उसके जो है मतलब जो है फेसिंग को जो है बिल्कुल ख़त्म कर दिया है ना, उसको डैमेज कर दिया, वो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है उसके पेरेंट्स से या उसके जो है चिल्ड्रन से जो उसको मैच करके उस बॉडी को जो है आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये कौन हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से टू आइडेंटिफाई द रेशियल ग्रुप्स टू रीराइट द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, तो ये सारी जगहों पर जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज़ किया जाता है, ठीक।
चलिए अब हमारे पास जो है एक लास्ट टॉपिक जो है डीएनए का है, जिसको हम जो है न्यूक्लिक एसिड कहेंगे। दैट इज़ द बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है कौन कौन से फंक्शंस जो है प्रोवाइड करते हैं। तो डीएनए इज़ द केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटरी एंड मे बी रिगार्डेड एज द रिजर्व ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। डीएनए के अंदर जो है हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस होती है, जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है ये आगे से आगे जो है ये ट्रांसफ़र होती है हमारे ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर, ठीक है। एंड दिस डीएनए इज़ एक्सक्लूसिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द आइडेंटिटी ऑफ डिफरेंट स्पेसीज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स। लाखों करोड़ों साल हो जाए, मिलियंस ऑफ द ईयर हो जाए, लेकिन उस इंडिविजुअल के जो है उस ऑर्गेनिज्म की जो है आइडेंटिटी को जो है बाकी रखा जा सकता है। एंड डीएनए मॉलिक्यूल इज़ केपेबल ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज़ द प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल। ये डीएनए की एक ख़ास बात होती है कि वो अपने ही अपना जो है ये रेप्लिकेशन करता है, वो अपने ही आप जो है डिवाइस होता है, और इस तरह से जो है वो डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल के लिए जो है वो क्या होता है कि बहुत ही रिस्पॉन्सिबल फैक्टर, और साथ ही साथ जो है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज़ द प्रोटीन सिंथेसिस, and it is actually the synthesized in various RNA molecules in the cell, but the message for the synthesis of a particular protein is present in DNA। कौन से टाइप का प्रोटीन बनाना है उसका जो मैसेज होता है वो डीएनए के अंदर जो है वो मौजूद होता है। डीएनए जैसा ऑर्डर करता है उसके हिसाब से आरएनए जो है वो प्रोटीन को जो है सिंथेसाइज करता है। मैसेंजर आरएनए जो है उस मैसेज को या उस ऑर्डर को लेकर आते हैं। राइबोसोमल आरएनए वो रॉ मटेरियल जो है प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए प्रोवाइड करते हैं, और ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो रॉ मटेरियल को प्रोवाइड करते हैं, और राइबोसोमल आरएनए जो है उनको सबको प्रॉपर जैसे ऑर्डर है उसके मुताबिक जो है बेस सीक्वेंस को अरेंज करके प्रोटीन की बायोसिंथेसिस करते हैं। सो दिस इज़ द बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब लास्ट टॉपिक हमारे जो है चैप्टर का, दैट इज़ हार्मोन्स। ये भी जो है बायोमोलिक्यूल्स हैं। तो हार्मोन्स आर द मॉलिक्यूल्स दैट एक्ट एज इंट्रासेलुलर मैसेंजर्स। ये जो इंट्रासेलुलर मैसेंजर्स के तौर पर जो एक्ट करते हैं, एंड दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स in the body and are poured directly in the blood stream which transport them to the site of the action। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स से, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जिसको आप सिंपली कह सकते हो कि दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स। ये जो है डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, और डायरेक्टली जो है इसके जो सिक्रीशंस होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं, ये डायरेक्टली जो है ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो है पोर किए जाते हैं, और वहाँ से जो है ट्रांसपोर्ट करके जो है जिस जगह पर एक्शन, टारगेट एक्शन होता है उस बॉडी पार्ट पर जो है इसको पहुँचाया जाता है। तो ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि हार्मोन्स आर द सिक्रीशंस ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड दीज आर नथिंग बट द डक्टलेस ग्लैंड्स। तो इन ग्लैंड्स से जो है ये सिक्रीशन होता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए कि इन टर्म्स ऑफ केमिकल नेचर सम ऑफ दीज आर स्टेरॉइड्स, फॉर एग्जांपल ईस्ट्रोजन्स एंड एंड्रोजन्स। तो स्टेरॉइड्स होते हैं जनरली ये, जिसमें एंड्रोजन्स और ईस्ट्रोजन्स ये इसकी जो है बेस्ट एग्जांपल्स हैं। तो अगर केमिकली इसको देखा जाए तो ये हार्मोन जो है स्टेरॉइड हो सकते हैं, जिसमें एक एग्जांपल जो है एंड्रोजन्स है और दूसरी एग्जांपल जो है ईस्ट्रोजन्स है, ठीक। तो ये जो है केमिकल जो है इसका नेम होता है। इसी तरह से जो है आप देखोगे कि ये मॉलिक्यूल जो है इंसुलिन भी हो सकता है ना, पॉलीपेप्टाइड जो होगा जिसको हम इंसुलिन का नाम देंगे, एंड दीज आर दी एंडोर्फिन्स and some other are amino acid derivatives such as एपिनेफ्रिन and the नोर। इस तरह से जो है कुछ कंपाउंड्स होते हैं। तो ये सब के सब जो है आप देखोगे कि ये जो है अमाइनो एसिड की डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं, और ये जो है स्टेरॉइड्स भी हो सकते हैं,
और बहुत सारे जो है ऐसे केमिकल कंपाउंड होंगे जो हमारी बॉडी के अंदर जो है कुछ ऐसे फंक्शन जो है क्रिएट करें जिसकी वजह से जो है आप देखोगे कि बॉडी के बहुत सारे जो है एक्शन जो है ईजी और फास्ट होने के जो है चांसेस हो सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके जो है केमिकल कंपोजिशंस हैं, स्पेशली जो है ये स्टेरॉइड्स होते हैं या अल्फा अमीनो एसिड की जो है डेरिवेटिव्स होते हैं या फिर जो है ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ पॉलीमर जैसे कि इंसुलिन आप देखोगे तो ये पॉलीपेप्टाइड के जो है मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। दैट मीन्स सिंपल ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल हो सकते हैं व्हाटएवर। ठीक है, तो इस तरह से ये जो इसका केमिकल कंपोजिशन है। इसी तरह से हम देखेंगे कि बहुत सारे जो हार्मोन्स होते हैं, दीज हार्मोन्स हैव सेवरल फंक्शंस इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो है बहुत सारे फंक्शंस को कंप्लीट करने के लिए जो है हार्मोन जो है ये रिस्पॉन्सिबल जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबल जो है बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं। दे हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो है 24/7 कंटिन्यूसली जो है बायोकेमिकल रिएक्शंस होती रहती है, बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए ये हार्मोन जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर इसको जो है कंट्रोल नहीं किया गया तो बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन जो है ऐसी होगी जो हमारे लिए जो है नुकसानदेह भी हो सकती है। तो इन बायोकेमिकल रिएक्शंस को या बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ को जो है कंट्रोल करने के लिए या उसको बैलेंस करने के लिए जो मॉलिक्यूल्स या जो बायोमॉलिक्यूल्स यूज़ होते हैं उसको हम जो है नाम देंगे हार्मोन्स, है ना। तो द रोल ऑफ इंसुलिन इन कीपिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल विद इन द नैरो लिमिट इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ दिस फंक्शन। इंसुलिन जो हमारी बॉडी के अंदर होता है तो ये जो है क्या करता है कि बैलेंस ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल को जो है क्या करता है नैरो लिमिट तक के लाकर जो है उसको मेंटेन रखता है। तो ये जो है बेस्ट एग्जांपल है इस हार्मोन की जो है फंक्शनिंग की। ठीक है, इसी तरह से आप देखिए कि इंसुलिन रिलीज्ड इन रिस्पॉन्स टू द रैपिड राइज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है रैपिडली जब राइज होता है तो वहाँ से जो है ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी से जो है इंसुलिन जो है रिलीज़ होता है जो इंक्रीज्ड ब्लड शुगर लेवल को जो है क्या करता है लेवल में लाता है, कंट्रोल में करता है। ठीक, ये जो है इसके जो है फंक्शंस होते हैं जो हार्मोन्स की वजह से जो है पॉसिबल हो सकते हैं। ऑन द अदर हैंड हार्मोन ग्लूकागॉन टेंड्स टू इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड एंड द टू हार्मोन्स टुगेदर रेगुलेट द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। और आप उसको जो है यहाँ पर जो है ध्यान रखोगे कि कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जिसका नाम जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि इट इज़ एपिनेफ्रिन एंड नोर एपिनेफ्रिन। दो जो हार्मोन्स हैं एपिनेफ्रिन एंड नोर एपिनेफ्रिन, ये दो हार्मोन्स हैं। अब इन हार्मोन्स की जो है क्या एक्टिविटी है कि दीज टू हार्मोन्स टुगेदर रेगुलेट द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। और इसी तरह से एपिनेफ्रिन एंड नोर एपिनेफ्रिन मीडिएट रिस्पॉन्सेस टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। हमारे जो है एक्सटर्नल हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी स्टिमुलाई होते हैं उसको रिस्पॉन्स करने के लिए ये दो हार्मोन जो है रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं। ठीक, जैसे हमको किसी ने तो ये दो जो हार्मोन्स होते हैं ये हमारे सराउंडिंग के जो एक्टिविटीज़ होती है, जो हमारे सराउंडिंग के एक्शंस होते हैं उसको जो है रिस्पॉन्स करने में जो है ये मेन रोल प्ले करते हैं। जैसे किसी ने हमको जो है एक थप्पड़ मार दिया, हमको गुस्सा आता है। किसी ने हमको जो है जोक सुना दिया तो हमको हंसी आती है। तो ये स्टिमुलाई को जो है रिस्पॉन्स करने का काम इन दो हार्मोन्स की वजह से होता है। इसी तरह से आप देखोगे कि ग्रोथ हार्मोन्स एंड सेक्स हार्मोन्स प्ले रोल इन द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। तो सेक्स हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं ये हमारी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी तरह से आप देखिए कि थायरोक्सिन प्रोड्यूस्ड इन द थायराइड ग्लैंड इज़ एन आयोडीनेटेड डेरिवेटिव ऑफ अमाइनो एसिड थायरोसिन। थायरोसिन अमाइनो एसिड है, इसकी आयोडीनेटेड डेरिवेटिव है जो हमारे जो है थायराइड ग्लैंड के अंदर जो है प्रोड्यूस होता है। एंड एबनॉर्मली लो लेवल ऑफ थायरोक्सिन लीड्स टू द हाइपोथायरॉयडिज्म। तो ये थायराइड ग्लैंड्स को जो है इसकी जो है एक्टिविटी को जो है चेंज करता है या वट एवर इसके अंदर जो कुछ भी जो है चेंजेस आती है। तो इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय लिथार्जीनेस एंड ओबेसिटी। तो
तो अगर जो है लो लेवल जो है थायराइड के अंदर जो है हमको आयोडीन का मिलता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि लिथार्जीनेस मिलता है, जिसको हम सुस्ती कहेंगे कि हमारे अंदर जो है सुस्ती पैदा होती है, और ओबेसिटी जिसको हम नाम देंगे मोटापा। ठीक है। इसी तरह से इंक्रीज्ड लेवल ऑफ थायरोक्सिन कॉजेस हाइपरथायरॉयडिज्म। तो अगर यहाँ पर जो है थायरोक्सिन का लेवल इंक्रीज हो जाए हमारी बॉडी में तो ये हाइपरथायरॉयडिज्म जो है क्रिएट करता है। एंड लो लेवल ऑफ आयोडीन इन द डाइट में लीड टू हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी यहाँ पर जो है थायराइड ग्लैंड की जो है एक्टिविटी जो है डिक्रीज होगी, और इसकी वजह से क्या होगा कि इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, जो हमारी बॉडी के अंदर जो है थायराइड ग्लैंड होता है उसकी साइज जो है बढ़ने लगती है, इनलार्ज होने लगती है। एंड दिस कंडीशन इज लार्जली बीइंग कंट्रोल्ड बाय एडिंग सोडियम आयोडाइड टू कॉमन टेबल सॉल्ट। तो ये जो है हम इसको जो है नाम देंगे आयोडाइज्ड सॉल्ट। तो इस एक्टिविटी को जो है कंट्रोल करने के लिए हम जो अपना कॉमन टेबल सॉल्ट होता है उसके अंदर हम सोडियम आयोडाइड मिलाते हैं, इसकी वजह से ये बनता है आयोडाइड सॉल्ट। इसी तरह से आप देखिए कि स्टेरॉइड्स होते हैं जिसको हम जनरली सेक्स हार्मोन्स कहेंगे। स्टेरॉइड्स दीज आर नथिंग बट सेक्स हार्मोन्स। तो ये स्टेरॉइड्स का जो हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन क्या है वो अच्छी से देखिए आप कि these steroids are the sex hormones which are produced by the adrenal cortex and the gonads। और ये गोनेट्स में क्या होगा कि टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल्स। तो टेस्टिस ये मेल्स के अंदर होते हैं जो कि मेल सेक्स ऑर्गन होता है। इसी तरह से ओवरीज ये जो है आपको फीमेल्स के अंदर मिलेगा जिसको आप फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है कह सकते हो। तो ये जो है हार्मोन्स यहाँ पर जो है डेवलप होते हैं, इसके अंदर जो है प्रोड्यूस होते हैं। एंड दीज हार्मोन्स रिलीज बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शंस ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक हार्मोन है जिसका नाम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। एक हार्मोन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। आप ध्यान से सुनिए कि इसका हमारी बॉडी के अंदर जो है फंक्शन क्या है। तो इट कंट्रोल्स द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड मॉड्यूलेट द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। ये जो है और इसी तरह से इट इज़ इन्वॉल्व इन द रिएक्शंस टू स्ट्रेस। तो इतने सारे फंक्शंस के अंदर जो है ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नाम का जो है हार्मोन जो है इन्वॉल्व होता है। सबसे मेन बात जो है यहाँ पर जो है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को जो है ये कंट्रोल करता है, और इसी तरह से ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को जो है मॉड्यूलेट करता है, और इसी तरह से जो है बहुत सारी रिएक्शन जो स्ट्रेस तक जाती है उसको जो है कंट्रोल करने में ये हार्मोन जो है यूज़ होता है, या इस हार्मोन का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। द मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स कंट्रोल द लेवल ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट बाय द किडनी। एक और है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, इट कंट्रोल्स द लेवल ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर बाय द किडनीज। अगर यहाँ पर जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स ये जो है प्रॉपरली फंक्शन नहीं करे तो यहाँ पर क्या होगा, वन ऑफ द रिजल्ट मे बी एडिसन्स डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपोग्लाइसेमिया। एक एडिसन्स डिसीज़ इस नाम है डिसीज़ का, जिसका जो है कैरेक्टराइजेशन होता है हाइपोग्लाइसेमिया से, जिसको हम कहेंगे डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। तो ब्लड के अंदर जो है ग्लूकोज की जो है डेफिशिएंसी होगी, ग्लूकोज की जो है कमी होगी। अगर ये और एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है प्रॉपरली फंक्शन नहीं करे तो ये सारी चीज़ें आती है। इसी तरह से आप देखोगे कि वीकनेस एंड इंक्रीज्ड ससेप्टिबिलिटी। तो यहाँ पर जो है हसासियत मतलब जो है इंसान जो है अपने अंदर जो है जो बहुत सारी जो ऐसी एबिलिटी रखता है जो किसी न किसी प्रॉपर फंक्शन को जो है रिस्पॉन्स करता है, वो चीज़ें जो है उसमें से जो है कम हो जाएगी। वीकनेस उसको जो है बहुत ही ज़्यादा जो है कमज़ोरी जो है फील होगी, और इसी तरह से वो स्ट्रेस उसके अंदर आएगा, उसको जो है टेंशन पैदा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके साइड इफ़ेक्ट जो हो सकते हैं। तो द डिसीज़ इज़ फैटल। अगर ये चीज़ को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये डिसीज़ जो है फैटल है, मीन्स जो है ये पर्सन की जो है इसकी वजह से डेथ हो सकती है।
तो ये बात जो है ध्यान रखना है कि इसको जो है ट्रीट करने के लिए इट इज़ ट्रीटेड बाय ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। तो इसको जो है कंट्रोल करने के लिए जो है ये दो जो हार्मोन्स के जो है सप्लीमेंट जो है उस पेशेंट को एज ए मेडिसिन जो है एज ए ट्रीटमेंट उसको जो है देना पड़ेगा। ठीक है। इसी तरह से हार्मोन्स रिलीज बाय द गोनेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि अब जो है जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं ये जो है इंडिविजुअल्स के अंदर जो है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को जो है डेवलप करने के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसा कि एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, इसको आप जो है सिंपली कहिए दीज आर दी मेल सेक्स हार्मोन्स। ये मेल सेक्स हार्मोन का फंक्शन क्या होता है कि दीज टेस्टोस्टेरोन्स आर द मेजर सेक्स हार्मोन्स डेवलप्ड इन द या प्रोड्यूस्ड इन द मेल्स। जो मेल्स के अंदर जो है प्रोड्यूस होते हैं ये टेस्टोस्टेरोन है और इसका जो है फंक्शन क्या है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो है सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है डेवलप करने में ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, डीप वॉइस, फेशियल हेयर एंड जनरल फिजिकल कंस्टिट्यूशन। जैसे बच्चा जो है छोटा होता है उसकी आवाज़ जो है बहुत सुरीली होती है, बहुत मीठी होती है ना, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है और जब वो अडल्टहुड में जो है इंटर होता है तो उस वक्त उसकी आवाज़ में भारीपन आ जाता है, तो इसको हम कहेंगे डीप वॉइस। तो आवाज़ के अंदर जो है भारीपन का पैदा होना ये इसका इंडिकेशन है कि इसकी बॉडी के अंदर जो है टेस्टोस्टेरोन जो है डेवलप हो रहा है और ये मेल सेक्स हार्मोन इसके अंदर जो है बन रहे हैं। इसी तरह से दूसरी एक बात होगी कि फेशियल हेयर्स, उसके जो फेस पर जो है हेयर्स बाल आना शुरू होंगे, यानी कि उसकी मूछें निकलने लगेगी, उसकी दाढ़ी बढ़ने लगेगी। ये इस बात की अलामत होती है कि वो अडल्टहुड में एंटर हो चुका है। और इसी तरह से उसके बॉडी के पार्ट्स के अंदर जो है बहुत सारे फिजिकल चेंजेस जो है आते हैं। तो ये सारे के सारी चीज़ें जो क्या होती है ये टेस्टोस्टेरोन के फॉर्मेशन की वजह से होती है जो मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं एंड दे इन्वॉल्व फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसी तरह से आप जो है एक दूसरा हार्मोन देखिए जिसका नाम है ईस्ट्राडायोल। ईस्ट्राडायोल जो है ये आप इसको कहिए दीज आर दी फीमेल सेक्स हार्मोन्स एंड दीज फीमेल सेक्स हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये फीमेल कैरेक्टरिस्टिक जो है डेवलप करने के लिए जो है ये यूटिलाइज होते हैं एंड दे पार्टिसिपेट्स इन द कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब कोई फीमेल जो है अडल्टहुड में एंटर होती है तो उसकी जो है एक इंडिकेशन है कि उसका जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट होता है, जिसको शॉर्ट में हम जो एमसी कहते हैं। तो उसको जो है यहाँ पर जो है उसके अंदर जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है और ये सेक्स हार्मोन जो है उसके अंदर जो है पार्टिसिपेट करते हैं जो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। तो ये जो है मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स है। एक और जो है आप देखो कि प्रोजेस्टेरॉन जो है ये एक फीमेल सेक्स हार्मोन और है, प्रोजेस्टेरॉन। तो ये प्रोजेस्टेरॉन का क्या फंक्शन होता है कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द यूटेरस फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज एग, है ना। जब फीमेल अडल्ट होती है उस वक्त जो है उसके अंदर जो है मतलब वो रिप्रोडक्शन के जो है पूरे साइंस जो है आ जाते हैं। तो जब उसके जो है एग जो है फर्टिलाइज हो जाते हैं तो उसके यूटेरस के अंदर उस एग को जो है प्रॉपर जगह पर जो है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये जो है प्रोजेस्टेरॉन क्या करते हैं उस यूटेरस को जो है वहाँ पर उसके अंदर जो इन्वॉल्व होते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द यूटेरस फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज एग। तो प्रॉपर जो है यूटेरस में एक जगह जाकर जो है वो फिक्स होगा और वहाँ पर फिर जो है वो एम्ब्रियो जो है डेवलप होगा और इन्फेंट जो है वहाँ पर बनेगा और इस तरह से वहाँ पर जो है कंटिन्यूस जो है उसका जो है डेवलपमेंट होता है और फिर फाइनली जो है वो चाइल्ड की जो है बर्थ होती है। तो इस तरह से ये हार्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के बहुत सारे क्या सभी फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं और ये हमारे जो है कुदरत का एक निज़ाम भी होता है कि अगर ये फंक्शंस को जो है कंट्रोल ना किया जाए
तो न जाने हम अपनी बॉडी के अंदर जो है कौन कौन से जो है एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ को जो है फेस कर सकते हैं। तो ये एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी के अंदर ना हो और उसकी वजह से कोई ऐसी जो है बात ना हो पाए जो हमारे लिए भी जो नुकसानदेह होगी और अपने साथ में रहने वालों के लिए भी नुकसानदेह हो। तो ऐसी सारी चीज़ों को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, लेवल करने के लिए जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, वो हार्मोन्स होते हैं। तो इस तरह से हमारा चैप्टर यहाँ पर जो है कंप्लीट होता है। अब इसके बाद वाला जो हम चैप्टर स्टडी करेंगे दैट इज़ पॉलीमर्स। तो बहुत इंटरेस्टिंग जो है चैप्टर है। उसके अंदर आप देखोगे कि बहुत सारे जो है नेचुरली ऑकरिंग और जो सिंथेटिक प्रिपेयर्ड जो है पॉलीमर्स होते हैं वो कौन कौन से जो है हमारे लिए जो है यूज़फुल होते हैं, वो सारी चीज़ें हम जो है इसके बाद वाले चैप्टर पॉलीमर के अंदर स्टार्ट करेंगे और उसको जो है स्टडी करेंगे। ओके, वी स्टॉप हियर।